So good morning everyone. Let's start today's session. तो लास्ट क्लास में किसी को डाउट है क्या? No, sir. Any doubt from last class? No, sir. Okay, let's move for today class. So beta, we was discussing about the properties of the metals and non-metals, right? So next property is malleability. Malleability का मतलब होता है बेटा कि कोई भी आपके पास धातु का लाइक कोई भी मेटल है आपके पास, उसको पीट पीट कर मतलब उस पे हथौड़ी से हैमर से मार मार कर उसको पतली चादर बना दें, यदि अपन एक वेरी थिन शीट बना दें, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलेबिलिटी। आपने देखा भी होगा, जो हम शादी में जाते हैं तो काजू जब हम शादी वगैरह में जाते हैं तो काजू कतली में देखा होगा उसके ऊपर ही फॉइल पेपर सा लगा होता है, ठीक है, सिल्वर पेपर, ठीक है। तो सिल्वर इज ऑल्सो ए मेटल, तो उसको जब बार बार मारा जाता है उसके ऊपर हैमर से, उसके बाद एक पतली शीट बन जाती है, बहुत ही थिन फॉइल बन जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ये कहलाती है मेलेबिलिटी। सो मेटल्स, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन into sheets or foils is called malleability. गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट मेलेबल मेटल। तो सबसे ज्यादा पतली शीट आप किसकी बना सकते हो? गोल्ड या सिल्वर की। दिस इज व्हाट हेल्प्स ज्वेलरी डिजाइन्स क्रिएट इंट्रिकेटली क्राफ्ट बैंगल्स चेन्स। देखो, गोल्ड और सिल्वर की ये प्रॉपर्टी है कि इनको पतली शीट में बना सकते हो आप, जैसा आप जितना पतला बनाना चाहो उतना बना सकते हो। इसीलिए जो ज्वेलरी के आइटम्स होते हैं मोस्टली डिजाइन किए जाते हैं सिल्वर और गोल्ड से, ड्यू टू दिस मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। यू मस्ट हैव सीन द हलवाइज यूज सिल्वर फॉइल। ये मैंने बता दिया आपको कि यदि आप हलवाई वगैरह को देखते हैं तो वो सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं, वो भी मेटल्स होती हैं, इसीलिए उन मेटलिक प्रॉपर्टी के कारण सिल्वर की फॉइल्स बनाई जाती हैं। एट होम एल्यूमिनियम फॉइल्स फॉर पैकिंग चपाती, जो एल्यूमिनियम का फॉइल होता है जिसमें खाना पैक करते हैं अपन, वो भी पीट पीट कर बनाया जाता है। तो ये सब क्या होती है बेटा? मेटल्स डेली यूज में हमारे काम में आती हैं। नॉन मेटल्स आर द नॉन मेलेबल, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। देखो, अब जो नॉन मेटल्स हैं उनकी ब्रिटाइल प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हैमर से नॉन मेटल्स को आप मारोगे वो टूट जाएंगे, उनका चूरा हो जाएगा। जैसे यदि आप कोयले को मारेंगे तो कोयला चूरा हो जाएगा, ना कि उसकी पतली शीट बन पाएगी। दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं अपन। क्या हुआ अनु, बार बार ज्वाइन कर रहे हो आप? नेक्स्ट बेटा डक्टिलिटी। मोस्ट मेटल्स कैन इजीली ड्रॉन इन थिन वायर्स विच आर मेड विच हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। देखो, मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनको आप एक लॉन्ग वायर के रूप में बना सकते हो। यू कैन चेंज द मेटल्स इन लॉन्ग वायर्स। लाइक अपन वायर देखते हैं, हमारे घर में काम में आते हैं बेटा, जो वायर्स होते हैं वो होते हैं तांबे के होते हैं, इसी तरह गोल्ड और सिल्वर के वायर्स भी मिल जाते हैं यदि आप सोने की दुकान पे, सुनार की दुकान पे जाएंगे तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी बाई which of the which metals can drawn into thin wires is called ductility। वह प्रॉपर्टी जिसके कारण आप मेटल्स को लॉन्ग वायर्स में चेंज कर सकते हो, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज डक्टिलिटी। वेरी नाइस, गुड। गोल्ड एंड सिल्वर आर टू ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो मोस्ट ब्रिटल मेटल भी मेलेबल मेटल्स भी कौन थी? गोल्ड और सिल्वर। इसी तरह मोस्ट डक्टाइल मेटल भी कौन है? गोल्ड और सिल्वर। तो ये अपने को कॉन्सेप्ट याद रखना है। अदर मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इंक्लूड कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो हमारे आसपास जो भी वायर होते हैं बेटा वो होते हैं कॉपर के, और जो हम बल्ब यूज में लेते हैं नॉर्मल लाइटिंग के लिए, उसमें जो वायर होता है वो होता है बेटा टंगस्टन का। तो कॉपर वायर नॉर्मली हम यूज करते हैं और टंगस्टन वायर बल्ब में यूज किया जाता है। देखो नीचे दिया भी हुआ है, ये जो वायर है नीचे ये वाला, ये वायर बेटा टंगस्टन मेटल का बना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उसके बाद नॉन मेटल्स आर ब्रिटल दैट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो नॉन मेटल्स को आप ना तो पतली शीट बना सकते हो ना ही वायर्स में बदल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई बेटा? नॉन मेटल की। इसके बाद ये एक्टिविटी आप घर पे कर लेना।
नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जनरली मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे कैन बी स्टिच टू सम डिग्री विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब है कि बेटा उनको आप बहुत लंबा खींच सकते हो, लंबा खींचेंगे तो वो ब्रेक नहीं होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। बट नॉन मेटल्स को आप लंबे वायर के रूप में नहीं खींच सकते, उनको आप लेंथी रूप में खींचेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनको बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग लेंथ में खींच सकते हो, वो उनका ब्रेकिंग नहीं होगा। बट नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। जिंक एंड आर्सेनिक आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद है बेटा। अपवाद का मतलब है कि इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जिंक और आर्सेनिक में ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। ये मेटल्स हैं फिर भी आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको याद रखना है जिंक एंड arsenic are two metals those do not show tensile strength property. Metals are very strong, they this is the reason that iron is widely used in the construction of the buildings. Metals बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए बेटा हमारे जो घर मकान बनाते हैं हम उनमें लोहे के मटेरियल का यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन। नॉट नॉन मेटल्स को डिस्कस करें। यदि हम नॉन मेटल्स है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इजीली क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट, देयरफॉर यूजिंग में कुकिंग यूटेंसिल्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, हीट फॉलोड बाय कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। ठीक है भाई। तो मेटल्स में क्या होता है बेटा, हीट कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप किसी मेटल का एक वायर लो इतना बड़ा, उसको किसी एक छोर से मतलब वन साइड से आप उसको गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गर्म होता हुआ पूरा वायर उसके अंदर हीट का कंडक्शन हो जाएगा और अपने आप पूरा वायर गर्म हो जाएगा। बट आप कर क्या रहे हैं, एक वायर लिया आपने लाइक दिस, इस वायर को यहाँ से गर्म किया और आप यहाँ पर टच करेंगे तो अपने आप आपको गर्म फील होगा। दिस इज द कंडक्शन ऑफ द हीट। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जो मेटल्स होती हैं बेटा उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनमें हीट का कंडक्शन होता है, बट नॉन मेटल्स में नहीं होता या पुअर कंडक्टर होते हैं वो। अब नॉन मेटल को आप यहाँ से गर्म करोगे तो जरूरी नहीं यहाँ से गर्म हो, वो बहुत कम गर्म होगा, बट मेटल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जितना यहाँ टेम्परेचर रहेगा उतना ही टेम्परेचर कुछ टाइम बाद यहाँ का हो जाएगा। ठीक है। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। डायमंड विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सेप्शन। तो डायमंड जो है कार्बन से बना होता है बेटा, ये हीट का कंडक्टर अच्छा है। दिस इज एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। ये नॉन मेटल है फिर भी अच्छा कंडक्टर है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड आर देयर फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। ठीक है भाई। तो अब दोनों में डिफरेंस समझना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकंड है थर्मल कंडक्टिविटी। दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ें, मतलब आपके पास जो स्विच बोर्ड है उससे यदि आप वायर को जोड़ें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड तो आपके करंट आ जाए आपके हाथ में, तो वो क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि किसी वायर को आप गर्म करें और आपके हैंड दूसरे हिस्से को टच करें आप तो वो गर्म दिखे, उसे क्या बोला जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज मस्ट फॉर यू। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो फिर से बताने की कोशिश करता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है बेटा कि यदि आप स्विच बोर्ड से किसी वायर को जोड़ रहे हैं और उसमें करंट आए, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि यदि आप उसको गर्म कर रहे हैं, फिर यदि आपके पास आपको गर्म फील होता है तो उसे बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। तो अंजनी बताइए क्या डाउट है बेटा। सर यही था, क्लियर हो गया। ओके, तो आशवी आप बताइए। सर फिर ये हीट भी तो हीट की भी तो कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी की तरह है। बेटा हीट कंडक्टिविटी को ही थर्मल बोलते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों चीजें सेम है। हीट ही थर्मल कंडक्टिविटी है, राइट। और बोलो। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
Now metals are generally poor conductors of the electricity. Graphite which is a good conductor of the, this is exception. जो ग्रेफाइट होता है ना बेटा, जो पेंसिल होती है अपनी, उसके अंदर जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। अब होता क्या है, ये है तो नॉन मेटल। अब नॉन मेटल है तो कोई मूर्ख आदमी क्या सोचेगा, नॉन मेटल है इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। अब वो पेंसिल को एक तरफ तो लगा देगा स्विच में और दूसरी तरफ अंगुली लगाएगा तो करंट आ जाएगा उसके, फिर वो सोचेगा ये क्या हुआ। तो बेटा वो अनपढ़ था इसलिए ऐसा हुआ। अगर पढ़ा लिखा होता, उसको थोड़ा सा भी ज्ञान होता मेटल नॉन मेटल का, तो उसे पता होता कि ग्रेफाइट तो एक्सेप्शन है, इसमें करंट आ सकता है, इसलिए पेंसिल को स्विच बोर्ड से नहीं छूना अपने को। सो दिस इज एक्सेप्शन। आगे से आपको याद हो जाना चाहिए कि पेंसिल इज नॉन मेटल, पेंसिल का जो लीड है दैट इज ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, बट दिस इज good conductor of the electricity. Don't think this will be a non-conductor. Later on in the 11th class and 12th class you will know why graphite is good conductor of the electricity. इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप जैसे थोड़े बड़ी क्लास में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आने लगेंगे ये बातें। ठीक है भाई, तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। नेक्स्ट बेटा सोनोरमस। सोनोरस, व्हेन मेटल पाइप्स स्ट्राइक ईच अदर दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। आपने देखा होगा यदि दो पाइप्स को आप एक दूसरे से भिड़ाते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है, उसी को बोला जाता है बेटा सोनोरस प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ द विच मेटल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक द हार्ड ऑब्जेक्ट इज सोनोरिट। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होता है बेटा, जब मेटल्स एक दूसरे से भिड़ेंगे, जो मेटल के पाइप मान लो, तो एक दूसरे से भिड़ेंगे तो एक अजीब ही या तीव्र ध्वनि हमें सुनाई देती है, लाउड वॉइस निकलती है। बट नॉन मेटल्स को यदि आप टच करवाएंगे तो उनका साउंड लाउड नहीं होगा, डल साउंड होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट यदि हम कलर की बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वाइट, silvery gray. There are some few exceptions, for example gold is yellow, copper is reddish brown. ठीक है भाई, तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो आपको, जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो आपको बेटा मिलेंगे कलर में वाइट मिलेंगे या ग्रे मिलेंगे। बट सम एक्सेप्शंस हैं, लाइक गोल्ड जो कि आपको पता ही है कि येलो कलर का दिखाई देता है, और कॉपर आपको पता ही है कि कॉपर के जो वायर होते हैं अपने घर में अपन इलेक्ट्रिसिटी में काम में लेते हैं, देट आर रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, हल्के भूरे रंग के वो होते हैं। नॉन मेटल्स के यदि हम कलर की बात करें तो सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस वाइल सम आर कलर्ड। कुछ नॉन मेटल्स तो कलरलेस हैं और कुछ का क्या होता है बेटा, एक कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इज ए greenish yellowish, bromine is brown liquid, iodine is violet, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन आर कलरलेस। तो ये इनके कलर आपको याद रखने हैं, कौन सी गैस का कलर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एनटीएससी में पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये जो भी प्रॉपर्टीज थी अपन ने पढ़ी, सारी सभी प्रॉपर्टीज को एक जगह लिखा गया है, तो ये आप टेबल के थ्रू इजीली थोड़ा याद कर सकते हैं। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऊपर से थोड़ा डिटेल में पढ़ के आना है, लास्ट में आकर इस पूरी टेबल को याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले दिनों जब क्लास हुई, कि बेटा दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल। तो मेरे को बताएगी अंजनी कि बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस था जो मैंने बताया था। सर जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं। बताओ भाई। सर बताओ। जैसे एक आदमी है तो वो जैसे बाहर दिखता है ना, वो वैसे हम्म नहीं होता है असल में, तो वो हम्म फिजिकल प्रॉपर्टी है। और हम्म केमिकल प्रॉपर्टी वो है कि वो अंदर से कैसा है, वो जैसा हम्म। दिखता है वो वैसा अंदर से नहीं है, तो वो हाँ, फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी उसका है। रिएक्शन केमिकल कैसा है प्रॉपर्टी वो बताएगा केमिकल प्रॉपर्टी में। बिल्कुल, केमिकल। वेरी गुड। जो बाहर से देख के हम बता सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बाहर से देख के, छूकर, ये सब से हमें पता लग जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बाकी सब क्या हो गई बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक टेम्परेचर और कलर, ये सब क्या है बेटा,
फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा, वाटर से रिएक्शन करवा दे किसी सोडियम सॉरी किसी मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा। तो ये सब हो गई बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सब आप सब कुछ डिस्कस कर चुके हो, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको आता होगा ये। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है। तो आगे मूव करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में कर लिया। आज की क्लास में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो यदि हम मेटल्स की बात करें तो बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, आपके पास कोई भी मेटल है, मान लो सोडियम है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा Na2O। आ गई बात समझ? सोडियम ऑक्साइड। तो इसको बोलेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये याद रखना है कि यहाँ से 4 सोडियम जाएंगे, 2 ऑक्सीजन जाएंगे और मिलके क्या बनाएंगे, 2 Na2O। आ गई बात समझ? तो ये अपने को याद रखना है। तो सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, सोडियम ऑक्साइड इज द कैचेस द इन ओपन। ठीक है, तो केरोसिन केप्ट इन द इमर्स केरोसिन, ये बात अपने को याद रखनी है। कल मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो बाबा लोग होते हैं वो सोडियम को पानी में फेंक देते हैं, वो इजीली बेटा लाइट पकड़ लेता है और आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है वहाँ। ठीक है, तो केरोसिन में रखा जाता है। ये बात यहाँ आपने फिर से सीख ली, ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है भाई, तो उसके बाद ये याद रखना है कि जब भी मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो मेटल का बनेगा ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसी तरह यदि Na मेटल है तो Na2O बना, बट मैग्नीशियम यदि होगा तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgO। अब वहां पर तो Na2O बना और यहाँ पर MgO बना, ये दोनों अलग अलग क्यों बने ऐसा आप बाद में जानेंगे 11वीं क्लास में जब जाएंगे। अभी आपको सीधा याद रखना है। बताओ भाई, आज भी डाउट? सर ये मैग्नीशियम नहीं होता, ये मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम होता है क्या? चलो मैग्नीशियम बोलते हैं। और बोलो, चलो आगे बढ़े। नहीं सर, क्या नहीं हुआ? सर, मैं ऐसे नहीं बोल रही। एक डाउट है कि मैंने कहीं पे से सुना था कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे बोलते हैं आयन, आयरन को। हम्म लेकिन अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। शियम ही होता है बेटा, ये देखो हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इसलिए वो कोई डाउट वाली बात नहीं है, जस्ट बोलने की बातें हैं। साइंस के विद्यार्थी हैं, अपन ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, अपन इस सिंबल्स पे जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल ये है, ये हमें पता होना चाहिए। चले आगे, चलो। उसके बाद है बेटा द मेटलिक ऑक्साइड्स फॉर्म द बेसिक इन द नेचर टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था एसिड बेस, याद है आपको? यस सर। तो तनु बताएगी एसिड यस बेस सर। में क्या डिफरेंस है। सर एसिड तो सर सौर होते हैं और सर ना बेस बिटर होते हैं। वेरी नाइस। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे मेरे विद्यार्थियों पर विश्वास और फक्र हो रहा है कि उनको पिछले साल की बातें भी याद है। चलो अच्छी बात है बेटा, यू आर डूइंग बेस्ट। तो क्या हुआ कि जो मेटलिक ऑक्साइड है, मेटल के दो ऑक्साइड बने Na2O और MgO, इनका जो नेचर रहेगा ये बेसिक रहेगा। और हमने पढ़ा था वहां पर बेस की प्रॉपर्टीज में कि बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो लिटमस पेपर के रिएक्शंस हम पढ़े थे जब एसिड बेस में, तो ये पता लगा था वहां से कि जो बेस होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा और जो एसिड होगा वो ब्लू को क्या करेगा, रेड कर देगा। पढ़ा था हमने, याद है आपको? कोई डाउट हो तो 7th क्लास की एसिड बेस चैप्टर में जाना, फिर से वहां से पढ़ के कल वाली क्लास में आ जाना। फिर भी समझ नहीं आए तो मेरे से डाउट पूछ लेना आप। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शंस ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल, जैसे मेटल्स जब रिएक्शन करेंगी ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बना रही थी, उसी तरह नॉन मेटल यदि रिएक्शन करेंगी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे कार्बन नॉन मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। सल्फर नॉन मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। इसी तरह
इसी तरह फिर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी थी उसकी वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा दिए तो कार्बोनिक एसिड मिल गया। इसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा दिए तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया H2SO3, इधर H2CO3। तो अपने को याद रखना है कि जब भी नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो ऑक्साइड बनेगा। फिर ऑक्साइड की रिएक्शन फिर से यदि आप वाटर के साथ करवा दिए तो आपको एसिड मिल जाएगा कार्बोनिक H2CO3। ये रिएक्शन अपने को हमेशा माइंड में रखनी है। इसी तरह जो मेटल की रिएक्शन थी वो याद आपको थी। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद सर वाटर। एक बार दोबारा बताओ सर वो वाली, सर ये C+O2 वाली रिएक्शन। बेटा कार्बन था, कार्बन एक नॉन मेटल थी, उसकी रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या था O2। दोनों ने रिएक्शन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन पानी में मिला दिए तो फिर अपने को मिल गया कार्बोनिक एसिड। उसका फॉर्मूला आता है H2CO3। ये बात समझ में आ गया। सर हमको पता नहीं चलता कि सर मेरे को ऐसा पता नहीं चलता कि सर H, जैसे सर आपने इनको मिला के लिख दिया CO2 + H2O, तो सर कैसे पता चले कि H2O को आगे लिखना है, CO को बाद में लिखना है? ये बेटा बड़ी क्लासों में आप जाओगे तब पता लगेगा, आप सीधा याद ही करना है अभी आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले ये याद ही रखने पड़ेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो, कार्बन मिला ऑक्सीजन के साथ तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई वाटर के साथ तो बन गया H2CO3। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन था, एक कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन हो गए। ये पहले क्यों आता है ऐसा आप लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रख लिया करो कि हाइड्रोजन पहले ही आएगा यदि होगा तो कहीं एसिड में, ठीक है बेटा। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद वाटर, व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद वाटर ए मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो या तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा या हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ द मेटल विद वाटर डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी। सम मेटल्स रिएक्ट इवन इन कोल्ड वाटर, सम इन द हॉट वाटर, सम इन द स्टीम। तो बेटा क्या होता है कि जब वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है तो मेटल का ऑक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल सकती है। और जो मेटल रिएक्शन करेगी वो हो सकता है हॉट वाटर के साथ करे, हो सकता है कोल्ड वाटर के साथ करे, या हो सकता है कि स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्शन करे। तो इट विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो ये मेटल अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि उसको किसके साथ रिएक्शन करना है। तो ध्यान से कुछ देखते हैं अपन। मेटल, मोस्ट मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल थी आपके पास कोई, ये वाटर के साथ रिएक्शन करी तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया या तो या ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड का बेटा फॉर्मूला होता है MOH का होल ट्वाइस या MOH, ठीक है। इसी तरह ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है M2O या MO2, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं हाइड्रोक्साइड के और ऑक्साइड के। प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। अब रिएक्शन देखते हैं बेटा। वेरी रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रैपिडली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर एंड रूम टेम्परेचर, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम का फॉर्मूला होता है बेटा Na, कैल्शियम का Ca, पोटेशियम का होता है K। ये क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं तो ये वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर लेती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब अपने रूम के टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेंगी कोल्ड वाटर के साथ ही, और हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकाल देंगे। और ये क्या बन गए, हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था ना हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, या तो MOH का होल ट्वाइस या MOH। यहाँ पर देखो कैल्शियम के साथ तो 2 OH जुड़े हैं और Na के साथ 1। ऐसा क्यों होता है और किसके साथ क्या जुड़ेगा ये आपको बाद में पता लग जाएगा 11वीं क्लास में जब आप जाएंगे 11th क्लास में। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर। कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक, अब ये नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन करेंगी नहीं, इनकी रिएक्टिविटी कम है इसलिए इनको बॉयल वाटर के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी और ये बनाएंगी ऑक्साइड ना कि हाइड्रोक्साइड। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगी बाहर। इसी तरह रिएक्शन विद स्टीम। अब जो
आयरन है वो बहुत और भी ज्यादा कम रिएक्टिव है, इसलिए उसको वो गर्म पानी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा। उसको अभिक्रिया करवाने के लिए हमें स्टीम पास करनी पड़ेगी, भाप, क्योंकि भाप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो बनाएगा बेटा आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्शन ही नहीं करती हैं, ये अपने को इम्पोर्टेंट बात है, याद रखनी है। नॉन मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी बट मेटल्स रिएक्शन करेगी। उसके बाद है बेटा कोरोजन। कोरोजन तो आप जानते हैं यार, घर की बात है अपने। बताओ भाई कोरोजन क्या होता है? सर जब कोई सर मेटल है ना सर, अपन जब उसे ना सर ऐसे खुले में बाहर रख देते हैं सर, मॉइस्चर के कारण सर उसमें है ना रस्ट लग जाती है। वेरी नाइस। कहाँ पढ़े थे आप ये? सर स्कूल में। ओके बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सर करेक्ट थैंक आंसर है आपका। यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आपकी हेल्थ कैसी है अब? सर ठीक है। चलो अच्छी बात है, ध्यान रखो अपना और समय पे यस। क्लास लेते रहो, बाकी कोई इशू नहीं है, सब हो जाएगा आराम से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है यस कोरोजन। Iron and many other metals react with oxygen and moisture present in the atmosphere. This phenomenon is called corrosion. ठीक है भाई, जो हमारे पास आयरन होगी या अदर कोई भी मेटल होगी बेटा, उसको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट की जो होती है उसमें या जो मॉइस्चर होती है उसके साथ वो रिएक्शन कर लेगी और क्या बना लेगी? कोरोजन। कोरोजन आप जानते हैं, जैसे आप पाइप वगैरह पड़े रहते हैं अपने घर के बाहर, अब उसमें जैसे ही बारिश का मौसम आता है थोड़ा मॉइस्चर बनता है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, तो वो दोनों रिएक्शन करते हैं और ब्राउन ब्राउन कलर की उन पे परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कोरोजन। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये सब तो बड़ा आसान है यार, आप सब लोग देखते ही रहते हैं अपने आसपास, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है नया कि जो कि आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो अपने डेली लाइफ में अपन देखते हैं। जस्ट इसका नाम अपने को याद रखना है और इसके कॉज क्या है, इसके कारण क्या है, दैट इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे of a metal due to attack of atmospheric gases and moisture on its surface is corrosion। ठीक है भाई, स्लो ईटिंग प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो मेटल है उसका धीरे धीरे करके क्षय हो जाना, मतलब मेटल के पार्टिकल्स का, मेटल के जो एटम्स हैं उनका अपनी एक्चुअल करेक्टराइजेशन खो देना, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को खो देना, दूसरी प्रॉपर्टीज गेन कर लेना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरोजन। और इस सरफेस पे होता है बेटा, हमेशा पाइप की सरफेस पे होता है। ऐसा नहीं है कि पाइप अंदर से खराब होता है, पहले उसकी सरफेस खराब होती जाती है, धीरे 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 पूरा खराब हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ब्राउन प्लस की सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड रस्ट। अब रस्ट क्या होती है? जैसे अपने पेन का कलर है, वैसे तो रस्ट का कलर होता है। ठीक है, तो ये ब्राउन सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए undesirable reaction because layer of the rust form falls off exploring metal for the rusting। ठीक है, हाँ भाई अंजनी पूछो। सर रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आयरन ऑक्साइड प्लस सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। बताओ भाई बताओ। सर Fe2O3.X वेरी नाइस, ये रहा आयरन ऑक्साइड, यही होता है बेटा रस्ट। आ गई बात समझ? यस मैम। .XH2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बन सकता है और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, जिससे क्या बनती है बेटा? रस्ट। उसके बाद है कि कॉपर भी, ऐसा नहीं है कि जो रस्टिंग होती है वो आयरन पे ही होती है बेटा, रस्टिंग कॉपर पे भी होती है। जब कॉपर का वायर आप बाहर रखेंगे तो ग्रीन कलर की परत चढ़ी हुई आपको मिलेगी, वो हो जाती है बेटा रस्टिंग कॉपर की। इसी तरह सिल्वर के आपने देखे होंगे, मम्मी के जो गहने होते हैं जो सिल्वर के बने हुए, वो एक लॉन्ग टाइम के बाद बेटा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है, तो वो क्या है? सिल्वर की रस्टिंग। ठीक है बेटा, इसका कारण है कि दिस हैपन्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो H2S गैस होती है उसके साथ सिल्वर रिएक्शन करता है और उसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसी तरह जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये तीनों रिएक्शंस होती हैं, इसलिए आपको तीन चीज़ें पता लगी यहाँ से
कि जो आपका लोहा है वो अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और Fe2O3 बनाएगा, जिससे आपको कलर मिलेगा ब्राउन कलर। इसी तरह यदि कॉपर बाहर रह गया तो एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको दिखेगा उसका ग्रीन कलर। इसी तरह यदि सिल्वर होगा तो वो ब्लैक पड़ जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S गैस के साथ। हाँ भाई बताओ तनु। सर इसको सर वैसे नंबर्स में कैसे लिखते हैं सर, ये कार्बन की कॉपर वाली रिएक्शन को? कॉपर CuCO3 COH का ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये है कॉपर कार्बोनेट। यस सर, थैंक यू। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S। ठीक है बेटा, इस तरह से 3 रिएक्शन हो जाती हैं। हाँ हाँ अंजनी बताओ। सर ये जो आप ब्रैकेट में लगाते हो उसको क्या बोलते हो? किसको बेटा? हॉल ट्वाइस। जैसे ये है COH का हॉल ट्वाइस पढ़ेंगे इसको। CO मतलब कॉपर, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। CuOH का होल ट्वाइस। अगर यहाँ 3 होता तो बोलता CuOH का होल थ्राइस। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद एसिड। यदि कोई भी एसिड आप जानते हो क्या होते हैं, तो एसिड की रिएक्शन यदि आप मेटल नॉन मेटल के साथ करवाएं तो क्या होगा? व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो जब मेटल्स की रिएक्शन यदि आप एसिड के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा आपका और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स व्हेन मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन इन द एसिड। जो एसिड का फॉर्मूला होता है उसमें आप मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाता है बेटा? सॉल्ट। डिफरेंट एसिड मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट सॉल्ट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना। जैसे आपके पास जिंक थी बेटा, जिंक क्या है? मेटल है। इसकी रिएक्शन आप करवा दिए H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? जो H2 है ये तो हट जाएगा और इसकी जगह जिंक आ जाएगा। तो रिएक्शन देखो कैसे याद रखनी है अपने को, Yes, बड़ा ही sir. सिंपल तरीका है। जो एसिड का एसिड के H हैं उनको तो हटा दो, उनकी जगह मेटल को लगा दो, तो H2 तो हट गया और Yes. जिंक यहाँ पर आ गया और H2 बाहर निकल के इधर आ गया हाइड्रोजन गैस के रूप में। इसी तरह यदि मैग्नीशियम की आप रिएक्शन करवाएंगे तो H2 हटा दो, MgSO4 बन गया और H2 इधर आ गया। इधर HCl भी एसिड है। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटेगा और 3 क्लोरीन जाएंगे एल्यूमिनियम के पास। तो ये अपने को याद रखना है कि इसमें ऐसा मत कर देना AlCl गलत हो जाएगा। Al क्या बनाना है? Cl3। ये एग्जाम्पल याद रखना है अपने को। ऐसा क्यों होता है ये आप 11वीं क्लास में समझेंगे। और इधर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को हाइड्रोजी लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन लिख लेना, हाइड्रोजन NO लगा लेना। ठीक है बेटा, इस तरह से होता है। उसके बाद है जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करती, ये अपने को याद रखना है। Yes, नेक्स्ट sir. है रिएक्शन विद बेस। तो एसिड आपने जान लिया। अब बेस से यदि रिएक्शन होगी तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, ओनली ए फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेस लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है बेटा, अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कोई बता पाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस तो पढ़े थे Yes, हमने। sir. तो बेटा वो बताएगी, आज भी बताएगी। स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी की पावर है, उसकी जो मिक्स किसी सब किसी मेटल के साथ रिएक्शन की पावर है वो बहुत है, उसकी स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड वेरी और गुड। बेस मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी पावर थोड़ी कम। ओके बेटा, मतलब जो बेस का काम है वो स्ट्रॉन्ग वाला तो ज्यादा करेगा खुद का काम और वीक क्या करेगा? कम। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो तनु क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर, मैं भी यही बता रही थी सर, ओके weak बेटा, bases वेरी गुड। condition. ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी रिएक्शंस होती हैं जिनको अपन डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं आप।
कि आपको पता है कि बेटा जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, भगा देगा, बोले भाग यहाँ से, तेरे से ज्यादा रिएक्टिव तो मैं हूं, मैं लूंगा तेरी जगह। आ गई बात समझ? यस इसी बात Yes, को sir. बोला गया है बेटा डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक तो है आपके पास रसगुल्ला और एक आपके पास है आपकी फेवरेट मिठाई छेना टोश, तो आप रसगुल्ले को क्या बोलेंगे? भग यहाँ से, हम तो ये खाएंगे। तो आपने लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया? हटा दिया उसके पास से, भगा हटा दिया, दिया। बोले रवाना हो जाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। इसी को क्या बोला गया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई, in a displacement reaction a metal react with the salt solution and displaces और replace मतलब भगा देना उसको, उस जगह से खुद चले जाना, वहां बैठ जाना। वो उसको क्या कर देगा? रिप्लेस या डिस्प्लेस द मेटल प्रेजेंट इन इट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सीरीज ऑफ द मेटल्स। ये एक्टिविटी सीरीज है बेटा, ऊपर जाएंगे एक्टिविटी सीरीज में तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स Yes, मिलेंगी और नीचे जाएंगे तो लेस रिएक्टिव। ये सीरीज आपको याद हो जानी चाहिए, ये ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा, ये सीरीज याद हो गई तो Sir, डिस्प्लेसमेंट। learn है. क्या Sir, बेटा? learn है. यस सर लर्न है। लर्न है, वेरी Sir, गुड। learn है. इसके लिए कोई ट्रिक से याद कर रखे हो या पूरा वैसे नॉर्मल याद रखे हो? Sir, normal. बेटा ट्रिक देंगे कल आपको, ट्रिक से याद रखना, एक जादुई फॉर्मूला लेके आऊंगा तुम्हारे सर लिए। मेरे को तो एक खाना ट्रिक से क्या लर्न है मांगे? सर ट्रिक से लर्न है सर। हाँ वही तो है, मतलब मेरे को खाना भी ट्रिक क्या से learn है। मांगे आलू। सर नहीं काशीनाथ वाला भी है सर एक। जो भी है काशी लगता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिख के आज ग्रुप में शेयर कर देना इसकी ट्रिक अपनी अपनी, ठीक है बेटा? सर मेरे पास ये पेन कॉपी नहीं है। कोई बात नहीं, तो बाद में कर देना आप, ठीक है? मैं शेयर कर दूंगी। देखो भाई, तो अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। अगर इसका उल्टा हुआ तो फिर वो जगह नहीं ले पाएगा। अब देखते हैं, जैसे ये रिएक्शन देखना बेटा इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सिल्वर है, एक जिंक है। अब अगर जो सिल्वर है वो जिंक से ऊपर हुआ तो जिंक को हटाएगा और खुद जाके बैठ जाएगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। चेक करते हैं भाई, सिल्वर तो यहाँ नीचे बैठा है जिंक से, तो जिंक को नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से रिएक्शन नहीं आपको होगी। चेक करनी है। आ गई बात समझ? अपने से ऊपर वाला हटा देगा, नीचे वाला नहीं हटा सकता। क्लियर? खुद को सर आप पूछो। खुद को सिर्फ खुद से ऊपर वाला हटा सकता है, नीचे वाला नहीं हटा सकता। यदि मैं बोलूं कि बेटा मैग्नीशियम की रिएक्शन आप ZnSO4 के साथ करवा दो, तो क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये नहीं बताओ, होगा। यस सर सर नहीं सर होगा। होगी सर होगी सर होगी बताओ भाई, सर होगी। एक एक करके आंसर सर बताओ। नहीं मेरे को होगी। सबसे पहले सौम्या बताएगी बेटा ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। सर इन सबके कैमरे बंद कर। सौम्या यस सर। बेटा ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मैग्नीशियम की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ, ZnSO4 के साथ? सर मैग्नीशियम सीरीज आपके सामने है, सर, देख के आंसर कर दो आराम से। सर हो जाएगी। हो जाएगी, वेरी गुड। क्योंकि मैग्नीशियम जिंक के क्या है? ऊपर, तो यदि ऊपर कोई है तो वो नीचे वाले को हटा देगा, ये याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस जिंक बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, सिल्वर था और जिंक था। अब सिल्वर और जिंक में यदि हम देखें तो जो सिल्वर आता है वो जिंक तो ये रहा और सिल्वर है ये रहा, तो सिल्वर जिंक के नीचे है, तो अब सिल्वर जिंक को नहीं हटा पाएगा। नीचे है मतलब वीक है, वीक है मतलब सामने वाले को फाइट नहीं कर पाएगा। ऊपर है मतलब मोटा था जाए तो नीचे वाले को भगा देगा। बस सिंपल याद रखना है यार, कुछ ज्यादा है ही नहीं। ये देखो जिंक है, Yes, sir. कॉपर है। जिंक और कॉपर में देखें, यदि जिंक मोटा था जाए कॉपर से तो हटाएगा, मारेगा कॉपर को। देखो भाई, कॉपर तो भाई पतला है, जिंक तो रियल में मोटा है, तो कॉपर मारेगा जिंक को, जिंक मारेगा कॉपर को, तो मार दिया। देखो जिंक आ गया। देखो बड़ा सिंपल हो रहा है मामला मेरे लिए, तो कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही मेरे को। यस सर आ गया।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नीचे वाला पतला है, ऊपर वाला मोटा है। अगर मोटा पतले के पास जाएगा तो मारेगा, अगर पतला मोटे के पास जाएगा तो खुद मार खा के आएगा, वापस बैठ जाएगा आके, कुछ नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। बताओ कितना आसान फंडा है। सर उसके ऊपर बैठ ही जाएगा। हाँ बताओ, इससे आसान क्या हो सकता है लाइफ में। इतना सिंपल फॉर्मूला फंडा मिल गया अपने को कि ऊपर वाले मोटे हैं, मोटा अगर पतले के पास जाएगा तो कूट पाट के भगा देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। बट यदि नीचे वाला पतला मोटे के पास जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, जाएगा वापस आ जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बड़ा सिंपल फंडा है भाई। सर मार खा के आ जाएगा। हाँ, फ्रॉम द अबाउ रिएक्शंस वी कैन कंक्लूड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी जिंक कॉपर एंड सिल्वर। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, कॉपर कम, और सिल्वर सबसे कम। तो ये तो अपने को सीधी रिएक्टिविटी सीरीज से ही पता लग गया। लाइक मेटल सम नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी तरह नॉन मेटल भी क्या करती हैं बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देती हैं लेस रिएक्टिव को, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब जो भी रिएक्शन पढ़ी अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो सब जगह एक जगह दी हुई हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया है यहाँ, तो इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है बेटा, ये आप पढ़ लेना। एलॉय क्या होता है ये तो आप जानते हो यार, ये भी मैं बताऊंगा तो मेरी तो इज्जत खराब हो यस जाएगी। सर, यस सर। देखो यार, अगर ये भी मैं बताऊंगा तो मैं इंसल्ट फील करूंगा मेरी, तो मुझे कौन बताएगा ये बताओ। सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। तो चलो बेटा आप ही बता दो, आज एलॉय बता दो क्या होता है। So, सर मिक्सचर ऑफ सर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। वेरी नाइस यार, सब तो आपको आता ही है, बड़े इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो यार तुम तो। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील होता है बेटा आयरन निकल और क्रोमियम का। ब्रॉन्ज होता है बेटा मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, तो ये सब इजीली हो गया। अब यूजेज ऑफ द मेटल्स लिखे हुए हैं और नॉन मेटल्स के यूज लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना, एक एक दो दो याद रख लेना, अपना चैप्टर कंप्लीट। बताओ कोई दिक्कत हुई हो तो आपको। नो चलो अब मैं No, sir. एक एक स्टूडेंट से बात करूंगा। सबसे पहले मैं सौम्या से बात करूंगा। हाँ भाई सौम्या, ये बताओ कि चैप्टर में कोई डाउट है क्या आपको? अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, नो सर। तो बड़ा ही इजी वे में समझ में आया। यस सर। डिड यू फाइंड डिफरेंस इन बिटवीन स्कूल एंड और सेशन? सर डिफरेंस तो है। तो क्या अच्छा लगा मुझे ये बताओ, और क्या सुधारना चाहिए अपने को ये भी बताओ कि सर ये तो ऑलरेडी अपना बेस्ट है स्कूल के कंपैरिजन में, और इसमें ये और कर लें अपन तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा अपना सिस्टम। सर वैसे तो सब कुछ ठीक है बट ऑफलाइन में। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफलाइन में तो आ ही रहे हैं अपन अगले साल से। 9th क्लास आप हाँ, ऑफलाइन ही बस। पढ़ेंगे तो वो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्यूरीज बेटा आपके रिगार्डिंग इसके? नो सर। ओके चलो, नेक्स्ट है अंजनी का नंबर। तो अंजनी कुछ सजेशंस दीजिए आप, क्या बेस्ट अपन कर सकते हैं सिस्टम में अपने में। सर सोच के बताती हूँ, इतनी देर किसी और से पूछा हूँ। चलो तनु बेटा आप बताओ कि क्या तो अपना अलग है, यूनिक है बाकी स्कूलों से, और इसको और बेस्ट कैसे कर सकते हैं अपन, यही अपना टारगेट होना चाहिए गांव वाला के लिए। एक तो सर इधर अपने रियल लाइफ के एग्जांपल है तो सर अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक और है, अपन मैं सर पॉइंट लिख इसमें लेता हूँ, एक एक पॉइंट। एक तो रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, और क्या अच्छा है? सर मतलब टीचर्स की सर सही एक्सप्लेनेशन है सर, एक्सप्लेनेशन समझ में आता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है भाई। थर्ड बताओ बेटा। और सर क्वेरीज भी सर सारी ले लेते हैं। ठीक है, मतलब वो सर थोड़ा वो जैसे स्कूल में नहीं पूछ पाते ना वैसे इजीली यहाँ पूछ पाते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। ओके भाई, और तनु नेगेटिव भी बता। हाँ नेगेटिव बताओ भाई। ये तो गुड सर पॉइंट्स मैं हो गए। चाहती हूँ कि सर है ना कि सर ये जो अपनी ये जो है ना ये जो अपनी स्क्रीन आती है सर हाँ इसमें और थोड़े अच्छे अच्छे कलर्स आए ठीक है बेटा। विद पिक्चर्स सर, कलरफुल ओके पिक्चर्स। ओके,
कलरफुल पिक्चर्स और वीडियो भी ले आएंगे अपन थोड़े थोड़े, ठीक है, तो दिखते रहेंगे यस अपने। सर। ठीक है बेटा, ये अपन कर लेंगे। अपना जो ऑफलाइन सिस्टम होगा उसमें भी कर लेंगे और यहाँ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, आशवी आपका नंबर आ गया, अब यस सर। बताओ बेटा। सब पॉजिटिव पॉइंट्स तो तन्नू से मिलते जुलते हैं ओके। सर। नेगेटिव पॉइंट सर, एक चीज वो करो कि टू फीमेल टीचर्स होनी चाहिए। बेटा फीमेल टीचर्स तो बेटा देखो, मेल और फीमेल टीचर होना क्राइटेरिया नहीं है कभी भी, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो मेल से मिले चाहे फीमेल से नहीं मिले। सर, नहीं नो सर सर, बट उस टाइप में नहीं, बट एक, चलो एक तो होनी चाहिए सर। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपके फीमेल टीचर मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो नेक्स्ट। सब बाकी तो सब सही है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। ठीक है, ऑफलाइन के रिगार्डिंग सोचो आप, ये चीजें आपको ऑफलाइन मिले तो क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें अपन। सर तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा ना, मजा ही देंगे बेटा, टेंशन क्या लिया आपने। सर जैसे ऑफलाइन के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा हमें केमिकल रिएक्शन को ठीक है, सब दिखाया जाए, शो करा ठीक जाए है, कि वो ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंटल रिएक्ट मतलब करती है। एक्सपेरिमेंटल। हाँ सर, एक्सपेरिमेंट्स भी एक्सपेरिमेंटल होने चाहिए। वर्क। ओके बेटा, इट विल बी डन, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट अंजनी, अब आपने सोच लिया होगा, बता दो भाई। तो सर मैं पॉजिटिव पॉइंट तो सर है ही ये मतलब, और नेगेटिव सर पॉइंट ये है कि है ना, एक तो बुक्स जो होती है ना, हाँ उनमें है ना, जैसे अब आप जो स्क्रीन शो करते हो ना, उसमें हाँ पिक्चर्स जो आती है ना, वो हाँ। कलरफुल होती है और उससे इजीली समझ में भी आता है। बट ओके, हमारे जो बुक्स है वो कलरफुल नहीं होती है। ठीक है बेटा, कलर्ड मटेरियल मिल जाएगा आपको अगले साल से। और बोलो। और बोलूं तो सर एक प्रॉब्लम थी, मेरे को जानना था कि जब अपन ये ऑफलाइन क्लासेस लेंगे ना, हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पढ़ाई पढ़ाई इसके अलावा कुछ और भी ना, कि जैसे गेम्स हो गया, म्यूजिक हो सब गया। होंगे, सब होंगे, सब होंगे। पढ़ाई के अलावा भी सब चीज़ें होंगी, जो आपकी एक्टिविटीज़ पहले होती आई हैं वो सारी होंगी, सिर्फ पढ़ने का तरीका बदलेगा, जो कि सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ है। और बोलो। सर डीपीपी तो सर मतलब होती तो है, लेकिन सर ऐसे नहीं कि इसे 5 5 6 6 हो सर, 3 या 4 बहुत होती है, हाँ ज्यादा नहीं। ठीक है बेटा, डीपीपी कम कर देंगे थोड़ी। और सर हाँ टीपीपी जो है ना, वो सर ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, टीपीपी ऑफलाइन नहीं होनी ऑफलाइन ही होंगी चाहिए। इट सारी। मीन्स कि बच्चे हाँ, बच्चे चीटिंग कर लेते हैं और फिर मुझे पता ऑफलाइन नहीं। डीपीपी होगी, ठीक है, और थोड़ी कंटेंट कम हो जाएगा उनमें। ठीक है बेटा, और बोलो। और सर आप सर और धीरे आप ना। मैंने ऐसे लाइव टेस्ट लिया करो, जैसे मनीष सर लेते हैं ना, जैसे बायो के अंदर लेते हैं, अभी हाँ बेटा, मैं ज्योग्राफी का लूंगा, वो टेस्ट तो लिए मैं थे। लूंगा। अभी क्या है कि अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मैं बहुत आइडियाज है मेरे पास, बहुत सही तरीके से अपन काम हाँ। करेंगे। और सर है ना, मैथ्स की क्लास में है ना सर, और ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व होने चाहिए सर क्लास के अंदर, सर आप लोग दो हमको, फिर हम सॉल्व करें ठीक है बेटा, ज्यादा तो एग्जाम्पल। केमिस्ट्री में डीपीपी कम करनी है और मैथ में एग्जाम्पल ज़्यादा करनी है, ये कर देंगे। केमिस्ट्री नहीं सर, सब में टीपीपी कब करनी है, स्पेशली बायो की तो, और ठीक है मैथ्स बेटा, की तो कितनी ठीक है, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। सर रीजनिंग है ना, सुनो, एक बात और बताऊं रीजनिंग। आपको, एक बात और बताऊं। अभी आपको डीपीपी ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि आप स्कूल भी जाते हो, वहाँ भी टाइम वेस्ट हो रहा है और यहाँ भी पढ़ते हो आप। जब आप ओनली स्कूल जाओगे तो इतना टाइम मिलेगा आपको कि डीपीपी कम लगेंगी। सर और दे दो डीपीपी, फ्री रहते हैं हम। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, अभी हमारी स्कूल छोड़नी पड़ी। हाँ तो सर फिर यही तो प्रॉब्लम है सर, तो स्कूल का भी वो खींचना पड़ता है कि अगले आपका भी करना साल, पड़ता है। अगले साल आपकी स्कूल बंद हो जाएगी, अपन गांव वाला की स्कूल में ही पढ़ेंगे, जिससे आपकी कोई इशू ओह नहीं आएंगे। सर, ओ सर सब दिन स्कूल। अरे स्कूल का मतलब है कि गांव वाला की स्कूल में, दूसरी स्कूल में ट्रांसफर हो जाएंगे आप, उसके बाद आपको अलग से ट्यूशन की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये है। ट्यूशन वाला स्कूल ही हो जाएगा आपका खुद का ही। ठीक है बेटा, यस सर। तो, नहीं। तो अपना ख्याल रखो, छुट्टियों के मजे भी लो और पढ़ाई भी करो। ठीक है बेटा, बाय बाय।